गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़े थे, उसमें हमने अभिलेख का चर्चा किया था। अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अभिलेख को एक विस्तृत अवलोकन करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और बहुत सारी सामग्री इसमें आपको मिलेंगे जानकारी हेतु, जो कि परीक्षा उपयोगी भी होगा। मित्रों, समय को जाया नहीं करते हुए अभिलेख का एक विस्तृत अवलोकन हम लोग करने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अभिलेख जो है, अभिलेख जो बहुत ज़रूरी है ऐतिहासिक साक्ष्य के लिए। और यूँ कहें कि अगर इतिहास लिखना है तो सबसे जो उत्तम स्रोत होगा वो अभिलेख ही होगा। ठीक है मित्रों, अभिलेख किससे कैसे लिखे जाते हैं? या तो पत्थर पर लिखे जाते थे या तो धातु पर लिखे जाते थे। धातु के चादर होते थे, जैसे तांबा इत्यादि के चादर बनते थे या पत्थर पे। इसीलिए पत्थर और धातु पर लिखे हुए तथ्यों को मिटाया भी नहीं जा सकता है। इसीलिए ये जो साक्ष्य है इतिहास लिखने के, खास करके इतिहास लिखने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, प्रारंभिक जो हम लोग अभिलेख देखे, जिसकी हम लोग अध्ययन करते हैं, उसमें हम पाते हैं कि उसमें तिथि का वर्णन नहीं है, काल का वर्णन नहीं है। तो स्वाभाविक बात है मित्रों, यदि इतिहास लिखा जाए और उसमें काल ही नहीं हो तो वो प्रासंगिक हो जाएगा। तो जब तक काल नहीं लिखे जा रहे थे अभिलेखों पर, तब तक हम यूं कहें कि वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद नहीं था। लेकिन जब से अभिलेखों पर काल का वर्णन होने लगा तो ये काफ़ी प्रासंगिक हो गया इतिहास लेखन हेतु। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अगर भारत के संदर्भ में जोड़ करके अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीन को अभिलेख था तो वो बोगाज का ही अभिलेख था। वो 1400 BC का अभिलेख है। ठीक है, भारत के संदर्भ में हम जोड़ करके बता रहे हैं, इसके पहले का अभिलेख संभव है। और भारत का अगर सबसे पहला अभिलेख पूछा जाए तो अशोक का अभिलेख है। ठीक है मित्रों, किसका? अशोक का अभिलेख। भारत में सबसे पहला अभिलेख किसका? अशोक का अभिलेख है। अशोक का अभिलेख जो है 3 लिपि में लिखा गया है। इसका विस्तृत चर्चा हम लोग जब पढ़ेंगे मौर्य काल, उसमें करेंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और आर्मेयिक लिपि। ब्राह्मी लिपि अशोक का जो अभिलेख है, सबसे ज़्यादा प्रयोग ब्राह्मी लिपि का हुआ है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग उत्तर पश्चिम क्षेत्र में के लिए हुआ है। जो मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम का इलाका था उसके लिए खरोष्टी लिपि और आर्मेयिक लिपि, पाकिस्तान आर्मेयिक, और इसके साथ यूनानी भी कह सकते हैं, यूनानी आर्मेयिक। ठीक है, यूनानी आर्मेयिक, पाकिस्तान अफगानिस्तान। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूं कि ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं के तरफ लिखा जाता है, जबकि खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं के तरफ लिखा जाता है। ठीक है, और मित्रों इसमें हम देखेंगे अशोक के बाद, ये तो अशोक का अभिलेख के बारे में चर्चा की है। अशोक के बाद जो अभिलेख हुए वो 2 प्रकार के उससे हम बांट करके देख सकते हैं। एक राजकीय अभिलेख और दूसरा निजी अभिलेख। राजकीय अभिलेख में आप देखिए, राज कवि लोग जो होते थे, राजा के जो कवि होते थे, दरबारी कवि, वो जो प्रशस्तियाँ मतलब प्रशंसा लिखते थे तो वो होते थे। और दूसरा भूमि अनुदान, जब किसी सामंत या अधिकारी को दिए जाते थे तो वो भूमि अनुदान पत्र, जो कि इतिहास के स्रोत के रूप में काम आते हैं। तो ये 2 प्रकार के थे। और निजी लोग, जो कुछ लोग होते थे, वो लोग मंदिर बनाते थे या मूर्ति बनाते थे, तो उससे भी हमको जो है बहुत ही साक्ष्य मिलता है इतिहास का। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो अभिलेख थे इसके भाषा और धर्म का संबंध कैसे था, भाषा और धर्म से क्या संबंध था, और कैसे हम लोग जानेंगे कि भाषा किस प्रकार का आया और धर्म कैसे हुआ। तो उसकी भी जानकारी हमको आपको अभिलेख से मिलता है। कैसे मिलता है? तो देखिए, गुप्त काल से पहले की जितने अभिलेख मिलते हैं, खास करके भारत में, वो प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बौद्ध और जैन, ये दोनों जो थे प्राकृतिक भाषा को जो है उपदेश के लिए इस्तेमाल किया था। तो आप देख लीजिए, गुप्त से पहले और गुप्त के बाद जो है, जब ब्राह्मण धर्म का पुनः बोलबाला होने लगा तो ये जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। तो आप देख रहे हैं कि अभिलेख से किस प्रकार से हम इतिहास को भी समझ पा रहे हैं, धार्मिक स्थिति को भी जोड़ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, आपको जो है बेसनगर का स्तंभ मिलेगा विदिशा में, जो MP में है। तो वहाँ भागवत धर्म के बारे में आपको भागवत धर्म के बारे में पता चलता है। तो आप देखिए कि कैसे हम जो है तथ्यों से
जो है इतिहास को समझ पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये अभिलेख से इतना सारा चीज़ हमको जानकारी मिलता है जो इतिहास लेखन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए आगे हम लोग देखेंगे कि अभिलेख के क्रम में विदेशी अभिलेख के बारे में अगर और चर्चा करें तो विदेशी अभिलेख जो हम लोग को संदर्भ से रिलेटेड है भारत से, तो उसमें बोगाज का अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसकी चर्चा हम किए थे। ये बोगाज का अभिलेख क्या है, एक संधि के समय में कहा जाता है कि इंद्र, वरुण, नासत ऐसे देवता जो है संधि का वो विटनेस किया था, इस अभिलेख में ये चीज़ के बारे में बताता है। उसके बाद पर्सिपोलस और बेहिस्तून अभिलेख की चर्चा होता है और इसमें यह बताया जाता है, पर्सिपोलस और बेहिस्तून अभिलेख में बताया गया है कि ईरानी राजा जो दारा प्रथम था वो सिंधु पर अधिकार किया था। और सिंधु मित्रों आप लोग जानते हैं भारत का क्षेत्र था, तो यहाँ से इतिहास को लेखन भी प्रारंभ होता है, इसकी जानकारी भी होना चाहिए। तो ये जो है इससे आपको पता चलता है कि भारत के संदर्भ में अभिलेख है। ठीक है। उसके बाद कस्सी अभिलेख के बारे में चर्चा होता है। कस्सी अभिलेख में बोलता है कि ईरानी लोग जो थे, ईरानी का एक समूह जो था जिनको हम लोग आर्य के रूप में डिफाइन भी किए, हालांकि आर्यों पर काफ़ी विवाद है, लेकिन ये कस्सी अभिलेख बोलता है कि ईरानी आर्य लोग जो है भारत में आए थे कस्सी अभिलेख के आधार पर। तो ये 3 अभिलेख को आप देखें जो विदेशी थे, जिसका संबंध भारत से कहीं न कहीं था। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो हम लोग अभी देखेंगे वो भारत के स्तंभ लेख देखेंगे और उसके बाद भारत के अभिलेख देखेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे स्तंभ लेख का। स्तंभ लेख यहाँ से आपको यूपीएससी, बीपीएससी किसी भी प्रकार का परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा इसको समझने के बाद, क्योंकि अब जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आप बना पाएंगे तब और भी ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। तो देखिए हम स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं, भारतीय स्तंभ लेख की। भारतीय स्तंभ लेख में सबसे पहले हम बौद्ध स्तंभ लेख के बारे में बात करते हैं। बौद्ध स्तंभ लेख जो है भरहुत में है और वो शुंग काल का है। शुंग वंश आप लोग जानते होंगे, शुंग वंश के समय में भरहुत स्तंभ बना था। ठीक है। ये बौद्ध से रिलेटेड है और कौन सा व्यक्ति यानी वासुदेव जो राजा थे शुंग वंश का, उससे संबंधित स्वाभाविक बात है इस शुंग वंश की जानकारी इसमें मिलता है। तो आप लोग देख लिए भरहुत का स्तंभ यानी कि बौद्ध स्तंभ लेख। ठीक है। उसके बाद एक गरुड़ स्तंभ जिसके बारे में हमें बात किए थे, ये गरुड़ स्तंभ वही है, विदिशा का है या बेसनगर का स्तंभ कह सकते हैं, विदिशा। ठीक है। विदिशा ये जो एमपी में बहुत महत्वपूर्ण, ये भाग जो है शुंगवंश का है समय का है, लेकिन राजा अभी वसुदेव नहीं है, भागभद्र है और नैतिक शिक्षा दिया गया है। मित्रों ये गरुड़ स्तंभ जो है ये भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। प्रयाग प्रशस्ति जो है अशोक के ही स्तंभ पर लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है प्रयाग प्रशस्ति कहाँ लिखा हुआ है, तो अशोक के स्तंभ पे लिखा गया। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का महानतम सम्राट था, उसकी विजय गाथा के बारे में लिखा गया है और इसकी रचना हरिसेन ने किया है जो उनका राजकवि था। मित्रों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 चीज़ याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ, इलाहाबाद में या प्रयाग में। वंश पूछे तो गुप्त, सम्राट पूछे तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त में भी क्या है तो उनकी विजय गाथा इसमें वर्णन है और हरिसेन नामक राजकवि इसको लिखा है। ठीक है। उसके बाद हम एरन का अभिलेख देखेंगे। एरन का अभिलेख बहुत ही माइन्यूटली देखने का मतलब ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग जब एरन का अभिलेख अन्यत्र किताबों में पढ़ते होंगे तो आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता होगा। एरन का कभी भानुगुप्त का अभिलेख मिलता होगा आपको, एरन का बुद्धगुप्त का अभिलेख मिलता होगा आपको, एरन का समुद्रगुप्त का अभिलेख मिलता होगा। तो मित्रों घबराने की बात नहीं, आज पूरा क्लैरिटी के साथ आप समझेंगे। एरन का अभिलेख जो है तीनों का है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, भानुगुप्त से संबंधित है और बुद्धगुप्त से भी संबंधित है। आप देख लीजिए एरन के अभिलेख में समुद्रगुप्त का व्यक्तिगत जीवन मिलता है। देखिए अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि समुद्रगुप्त का व्यक्तिगत जीवन कहाँ से प्राप्त होता है, तो एरन के अभिलेख से मिलता है। जबकि समुद्रगुप्त का विजय गाथा कहाँ से मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। तो इसी प्रकार का जो है आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, सिर्फ समुद्रगुप्त जानने से नहीं होगा। वहाँ पे विजय गाथा, यहाँ पे व्यक्तिगत जीवन। अच्छा, ये बुद्धगुप्त जो थे वो विष्णु भगवान जो है, विष्णु का जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रथमता अभिप्रमाण जो मिलता है, अभिलेखीय प्रमाण भागवत धर्म का या विष्णु भगवान का अभिलेखीय प्रमाण पहली बार ये एरन अभिलेख बुद्धगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। तो बुद्धगुप्त का भी एरन अभिलेख है, लेकिन उसमें क्या है, भगवान विष्णु का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है।
और यह भानुगुप्त जो काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट एरन अभिलेख में भानुगुप्त का अभिलेख माना जाता है। जनरली लोग इसी को जानते हैं कि एरन अभिलेख भानुगुप्त का है। ये इसलिए कि भानुगुप्त का जो अभिलेख है, यहाँ पे एक गोप राजा होता है जो कि युद्ध क्षेत्र में बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ता है और वह शहीद हो जाता है। तो उनकी जो पत्नी होती है वो सती हो जाती है। तो इस प्रकार से पहली बार भारत में सती प्रथा का उल्लेख जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। सिर्फ एरन अभिलेख लिखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग समझ गए होंगे कि एरन अभिलेख समुद्रगुप्त से भी है, बुद्धगुप्त से भी है। अगर आपको पूछा, अगर सती प्रथा का बात करेगा, सती प्रथा का वर्णन किस अभिलेख में, तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा भानुगुप्त का एरन अभिलेख। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा एरन अभिलेख के बारे में। अब चलिए हम लोग मथुरा अभिलेख देखेंगे। तो मथुरा अभिलेख में मित्रों हम लोग पढ़ते हैं कि मथुरा जो अभिलेख है, स्वाभाविक बात है मथुरा में ही था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इन्होंने इसके समय में जो ये लिखा गया अभिलेख था, इसमें गुप्त संवत की जो हम बात करते हैं कि गुप्त संवत का पहला, आप लोग हमको बताइएगा कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ है, हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और अगर पूरे संवत की जानकारी लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको लिंक मिलेगा, इनके इस पर भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो गुप्त वंश का जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त संवत का पहला वर्ष इसमें मथुरा के अभिलेख में आपको देखने के लिए मिलता है। तो मथुरा का ये अभिलेख जो इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ कि गुप्त संवत की बात करता है। आप लोग से पूछेगा गुप्त संवत की चर्चा किस अभिलेख में है, तो मथुरा के अभिलेख में है, ठीक है। उस प्रकार से आप मेहरौली का स्तंभ लेख देखिए। मेहरौली का स्तंभ लेख जो कि दिल्ली मेहरौली में है, कुतुब मीनार के जस्ट बगल में है। मित्रों ये अभी भी धातु कला में उत्कृष्ट है और आज भी वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि मेहरौली का जो स्तंभ है आखिर उसमें कौन सा जो है धातु का प्रयोग किया गया है, कौन सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है कि उसमें अभी तक भी जंग नहीं लगा है, ठीक है। तो ये मेहरौली का स्तंभ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग आगे देखेंगे भीलसड का स्तंभ लेख। तो भीलसड का स्तंभ लेख भी भीलसड में है, गुप्त काल का ही है और ये कुमारगुप्त प्रथम के काल का है भीलसड का अभिलेख। आपको नेट में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और ये भीलसड का अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुप्त का वंशावली इसमें वर्णित है। तो आप देख रहे हैं कि अगर गुप्त का वंशावली अगर वर्णित है तो कितना बड़ा स्रोत हो सकता है इतिहास के लिए। इसीलिए अभिलेख जो है, अभिलेख इतिहास का बहुत बड़ा साक्ष्य होता है, ठीक है। भित्री स्तंभ लेख, भित्री स्तंभ लेख जो मित्रों गाजीपुर यूपी में है, ठीक है। और इसका संबंध जो है स्कंदगुप्त से है। स्कंदगुप्त में भी ये जानना चाहिए कि भाई हुनों के साथ जो युद्ध हुआ है स्कंदगुप्त का, उसका वर्णन जो है भित्री के स्तंभ लेख में किया गया है। और अगला देखेंगे बिहार स्तंभ लेख। बिहार स्तंभ लेख का जो पोजीशन है, जो स्थल है, वो बिहार शरीफ है और यहाँ पे बिहार स्तंभ लेख में अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा किया गया है, ठीक है। अब अंतिम स्तंभ लेख के रूप में हम तालगुंडा स्तंभ लेख देखते हैं जो कि शिमोगा में है। शिमोगा मैसूर के एरिया में है। और मित्रों हम यहाँ पे बताएंगे कि ये जो तालगुंडा स्तंभ लेख है ये गुप्त काल से संबंधित नहीं है, ये कदम वंश से संबंधित। और कदम वंश में शांति वर्मन और मयूरवर्मन नामक जो दो राजा थे उसके बारे में चर्चा करता है। कौन? तालगुंडा स्तंभ लेख। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण स्तंभ लेख थे मैंने आपके सामने रखा है और हमको पूरा विश्वास है आपको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत सारे तथ्य आपको मिले होंगे। अब थोड़ा हम लोग थोड़ी देर के लिए बस ये स्तंभ लेख के बारे में बात किया, अभिलेख के बारे में बात करते हैं। तो अभिलेख से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभिलेख को बहुत जल्दी से कर लेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। अभिलेख में जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, जो जैन धर्म को मानते थे। कौन? खारवेल, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। इसकी विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम भारत का इतिहास, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नासिक का अभिलेख देखते हैं। तो नासिक का अभिलेख जो है गौतमी बलश्री से संबंधित है। मित्रों बता दूं कि गौतमी बलश्री जो है सातवाहन वंश से संबंधित है, ठीक है। अब आइए यहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और आपको यहाँ पे बताऊं पुलकेशिन द्वितीय का जो है सामना उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन से हुआ था। इसकी भी चर्चा हम आगे
करेंगे। तो हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि यहोल जो अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, उसी प्रकार से मंदसौर का जो अभिलेख है यशोवर्मन नामक व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है। और ग्वालियर का अभिलेख देखिए, ग्वालियर का अभिलेख आप लोग अभी भी स्वभाव बहुत ही प्रचलित है, राजा भोज। तो राजा भोज के बारे में जो चर्चा करता है ग्वालियर का अभिलेख करता है, राजा भोज ग्वालियर अभिलेख। ठीक है। राजा भोज जो थे वो प्रतिहार वंश के थे। ठीक है। और थोड़ा आगे अगर हम लोग चलेंगे तो भित्री एवं जूनागढ़ का अभिलेख स्कंदगुप्त। देखिए स्कंदगुप्त का संबंध भित्री अभिलेख से भी था और जूनागढ़ अभिलेख से भी था। तो अगर ये पूछा जाए कि स्कंदगुप्त का संबंध किस अभिलेख से था तो सिर्फ भित्री नहीं मार सकते हैं, जूनागढ़ अभिलेख से भी उनका संबंध था। ठीक है। तो जब हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे तब हम लोग उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी इतना जानिए कि भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख जो था दोनों भी स्कंदगुप्त से संबंधित था किसी न किसी तरह से। ठीक है। अब हम लोग देवपाड़ा का अभिलेख देखते हैं। तो देवपाड़ा का अभिलेख में बंगाल का शासक विजयसेन का वर्णन है। ठीक है मित्रों। तो सारे अभिलेख का चर्चा करने के बाद यदि प्रयाग स्तंभ के बारे में चर्चा नहीं करें तो अधूरा रहेगा। तो प्रयाग स्तंभ भी जो एक अभिलेख है जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। मित्रों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।